तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में। तो अब हम उसी में ही आगे चलते हुए वक्र के बारे में जानेंगे। वक्र क्या है? वक्र मतलब कर्व। वक्र क्या होता है? सामान्यतः वक्र एक ऐसी रेखा है जिससे प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से ही परिवर्तन होता है। यह ऐसे बिंदु का पथ है। पथ मतलब रास्ता है जो किसी विशेष नियम से ही विचरण करता है। अब देखो, मैं इसे और भी साधारण तरीके से बताना चाहूँगी। वक्र एक ऐसी संरचना है या ऐसी रेखा है जिसे आप बिना पेंसिल उठाए या बिना स्केल की सहायता से अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने बनाया, ये एक आकृति बनी, ये वक्र है। मैंने ये आकृति बना दी, ये वक्र है। मैंने ये आकृति बना दी, ये वक्र है। ये भी एक वक्र है। तो इसमें मैंने जहाँ भी मैं कोई भी आकृति बनाती जा रही हूँ तो मैं बिना पेन या पेंसिल को उठाए इस आकृति को ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसे ही हम कह सकते हैं वक्र। ऐसे ही वक्र के कुछ भाग भी होते हैं, वक्र के भाग पड़ते हैं। इस प्रकार एक बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं जो एक दूसरे से पृथक पृथक अलग अलग होते हैं। देखिए, पृथक पृथक अलग अलग होते हैं कैसे? पहले भाग में हम पढ़ेंगे वक्र का अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग, जो भी वक्र के अंदर का भाग है वो हम पढ़ेंगे इसमें। और वक्र की परिसीमा। वक्र की परिसीमा का मतलब है जो चीज़ वक्र के ऊपर ही है, ये साइड, इसे हम कहेंगे वक्र की परिसीमा। और एक होता है वक्र का बहिर्भाग। बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग। ये भी जो इसके आउटलाइन बाहर जो भी चीज़ आ रही है उसे हम कहेंगे वक्र का बहिर्भाग। अब देखिए, यहाँ इन्होंने 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। अब इसमें देखिए, क्या आप इन पिक्चर्स को देखकर ये पता लगा पा रहे हैं कि ये कैसा वक्र है और ये कैसा वक्र है? देखिए, पहला वक्र जो है ये तो एक खुला हुआ वक्र है, खुला है। और ये कैसा वक्र है? ये एक क्लोज्ड है। तो वक्र 2 तरीके से ऐसे भी हो सकता है कि खुला वक्र भी हो सकता है और क्लोज्ड वक्र भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। वक्र का क्षेत्र। वक्र का क्षेत्र क्या होता है? वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है। ये देखिए, अब ये है एक फिगर। अब इसके जो ये परिसीमा और ये इसके पूरे अंदर का क्षेत्र जो है, ये पूरा अंदर का क्षेत्र जो है, ये सब इसका क्या है? ये इसका एक क्षेत्र है। अभ्यंतर के परिसीमा के अंदर का ये जो भी भाग है इसे हम वक्र का क्षेत्र कहेंगे। अब ऐसे ही वक्र का एक टॉपिक होता है बहुभुज। बहुभुज में हम क्या पढ़ते हैं? बहुभुज के नाम से ही पता चल रहा है जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बना है। देखिए क्या लिखा है? बहुभुज एक समतल सतह पर बनी ज्यामितीय आकृतियों का सामान्य नाम है। बहुभुज कई सरल रेखाओं से बंद होता है। इन सरल रेखाओं को बहुभुज की भुजा कहते हैं। जहाँ 2 भुजाएं मिलती हैं वहाँ कोण बनता है। तो बहुभुज के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज, ये बहुभुज का उदाहरण है। आयत, आयत क्या होता है? जिसकी आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आयत हो गया। वर्ग, वर्ग में क्या होता है? वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो वर्ग होता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कोई भी 4 भुजाएं हो सकती हैं। और पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। ऐसे ही षष्ठभुज, इसमें 6 भुजाएं होती हैं इत्यादि। सही बहुभुज के उदाहरण है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा भुजाएं हैं। ये देखिए, जैसे इसमें 1 2 3 4 है, ये भी इसमें देखो, इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं। तो ये सब वक्र का बहुभुज हैं। अब भुजाएं में क्या पढ़ते हैं हम? एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया था, जैसे ये एक वक्र है, ये कितनी भुजाओं से मिलकर बना है? 1 2 3, तो 3 रेखाखंड हैं इसमें। तो एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाते हैं। अब क्या है? माना ABCDE बहुभुज की भुजाएं हैं। ध्यान दीजिए कि कोनों को किस क्रम में लेकर बहुभुज का नाम लिखिए। अब देखिए क्या करते हैं हम? ABCDE, हम एक बहुभुज बनाते हैं। जैसे मैंने एक बहुभुज बनाया, इसमें मैंने इसे नाम दिया A, ये दिया B, ये दिया C और ये दिया D। अब देखिए, इसमें इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? देखो, एक भुजा इसकी हो गई AC, ये आ गई दिस वन AC। एक भुजा इसकी हो जाएगी AB, ये एक भुजा हो गई AB। एक भुजा इसकी हो जाएगी BD, ये हो गई BD। और 4th भुजा इसकी हो जाएगी DC। इसे आप DC या CD कुछ भी कह सकते हैं। तो इसकी भुजाएं हो गई। अब हम पढ़ते हैं आसन भुजाओं के बारे में। कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती हैं।
अब देखिए कैसे होंगी। अब देखिए ये ए बी है और ये क्या है, ये बी डी है। तो इन दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ या अंतः बिंदु है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो ये जो बिंदु है ये कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों जो भुजाएं हैं ये आसन भुजाएं हो गई। ऐसे ही ए बी की और ए सी भी आसन भुजाएं हो सकती हैं क्योंकि इसमें ये कॉमन पॉइंट है। ऐसे ही पर लेकिन हमारी सी डी और ए बी ये आसन भुजाएं नहीं होंगी क्योंकि इन दोनों भुजाओं का कोई भी उभयनिष्ठ अंत बिंदु नहीं है। हम चलते हैं शीर्ष पर। शीर्ष क्या होता है, दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। जो भी भुजाएं जहां मिल रही हैं, जैसे दो भुजाएं यहां मिली तो ये क्या है, ये इसका शीर्ष है। अब ऐसे ही हम आगे चलेंगे। बहुभुज एक ही भुजा के अंतः बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। अब बहुभुज की एक ही भुजा के अंतः बिंदु आसन शीर्ष कहलाएंगे, हाँ कहलाएंगे। अब ये मैंने आपको बताया कि आसन भुजाएं कौन सी होती हैं, कि जो जिन भुजाओं का अंतः बिंदु एक दूसरे पर मिला हुआ है वो आसन भुजाएं हैं। अब देखिए जैसे ये है ए बी सी एंड डी। अब देखिए ये ए डी में और ए बी में आसन भुजाएं हैं ये दोनों, क्योंकि इनका अंतः बिंदु एक जगह मिल रहा है तो ये शीर्ष भी है, तो इसलिए इसे अंतः बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। आगे चलते हैं अब हम। विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, ज्यामिति में किसी बहुभुज या किसी बहुफलक के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली सरल रेखा खंड को विकर्ण कहते हैं। बहुफलक के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली, सम्मुख शीर्षों को मिलाने का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये एक आकृति हमारे सामने दी हुई है, बहुभुज ए बी सी डी ई में रेखाखंड ए सी ए डी बी डी बी ई और सी बहुभुज के विकर्ण है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि बहुफलक के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली सरल रेखा। अब बहुफलक, ये बहुफलक है क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत सारे इसमें फलक हैं, ये फलक कई सारे हैं इसमें। अब इसके दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली, अब देखिए जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और तो ये इसका क्या हुआ, ये बन गया इसका एक विकर्ण, ये इसके शीर्ष को मिला रहा है। अब ये इसके शीर्ष को मिला रहा है तो एक विकर्ण ये हो गया। अब ऐसे ही एक विकर्ण ये हो गया और ये भी एक विकर्ण हो गया और ये भी एक विकर्ण हो गया। एक आकृति के माध्यम से मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी। अब यहाँ देखिए जैसे ये हमने क्या बनाया, ये हमने एक आयत बनाया, तो आयत के विकर्ण हम कैसे बनाएंगे, देखिए एक विकर्ण तो ये हुआ और एक विकर्ण इसमें ये हुआ। ऐसे ही हम किस में बना सकते हैं, वर्ग में भी हम बना सकते हैं। देखिए इसका विकर्ण ये हुआ और इसका विकर्ण ये हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। देखिए आगे चलते हैं हम। नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए ए पार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या आपको कहीं से बंद नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये खुला वक्र है। इसमें देखिए क्या ये सब तरफ से बंद है, देखिए कहीं से ये खुला हुआ दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये बंद वक्र है। ये यहाँ से आपको खुला हुआ दिख रहा है, तो ये कौन सा वक्र हुआ, ये खुला हुआ वक्र हुआ। ये चारों, ये इसकी देखो, ये यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, तो इसका मतलब ये भी बंद वक्र हुआ और ये भी आपको बंद वक्र दिख रहा है। अब देखिए निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनानी है। अब इन्होंने बोला कि खुला वक्र बनाइए। खुला वक्र कैसे, अभी हमने पढ़ा, देखो ये भी खुला वक्र है, हम ये भी बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं। ऐसे ही इसमें हमने यहाँ ले रखा है, देखिए ये भी खुला वक्र है, ये भी बंद नहीं है, ये भी खुला है, और ऐसे ही ये दोनों भी खुले वक्र हैं। अब हमें बंद वक्र बनाना है। बंद वक्र में देखिए ये एक बंद वक्र है, चारों तरफ से ये बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है। और भी इसके हम उदाहरण ले सकते हैं। और उदाहरण क्या हो सकते हैं, देखिए ये मैंने लिया, ये बंद है। अब देखो हम और कुछ ले सकते हैं, ये भी एक बंद वक्र है, हम ये भी ले सकते हैं, ये भी बंद वक्र है। तो इस टाइप से बंद और खुले वक्र आपको समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं कि कोई भी बहुभुज खींचिए, उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था कि अभ्यंतर को छायांकित, अभ्यंतर क्या होता है, अभ्यंतर होता है किसी बहुभुज के अंदर का भाग, यानी कि आंतरिक भाग। अब देखिए जैसे हमने ये पंचभुज लिया, कितनी भुज, पंचभुज क्यों कहा मैंने इसे, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 भुजाएं, इसलिए मैंने इसको क्या कहा, इसको मैंने पंचभुज कहा। अब मुझे इसके छायांकित करना है इसके भाग को, तो अंदर का भाग तो यही हुआ, तो इसलिए हमने इसको छायांकित कर दिया। हम एक उदाहरण और ले सकते हैं, ये देखिए मैंने एक त्रिभुज लिया मैंने एक त्रिभुज। अब इसके अंदर के भाग को छायांकित करना है, तो मैं इसको पूरे को क्या कर दूंगी,
अंदर के भाग को छायांकित कर दूंगी, इसे हम कहते हैं छायांकित करना। ये भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देख रहे हैं, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक आकृति दी हुई है हमें, अब हमें इसे देखना है और इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ए में क्या पूछा है हमसे, क्या यह एक वक्र है। अब आप खुद बताइए क्या ये वक्र है या नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था वक्र में, बिना पेंसिल उठाए किसी या बिना स्केल की सहायता से हम जो भी आकृति बनाते हैं उसे वक्र कहते हैं। वो आकृति हमारी कैसी भी हो सकती है। अब देखिए तो इसमें भी हम एक आकृति बना रहे हैं और एक तो इसे हम क्या कहेंगे, वक्र है। हाँ ये वक्र है। अब बी पार्ट में देखते हैं, क्या यह एक बंद वक्र है। तो बंद वक्र में क्या क्या बताया था मैंने आपको, वक्र दो तरीके के हैं, एक तो होता है खुला वक्र, ये हो गया खुला वक्र, और एक ये होता है बंद वक्र। कैसे, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, ये बंद है। तो देखिए क्या ये कहीं से खुला हुआ दिख रहा है आपको, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैसा वक्र हुआ, बंद वक्र हुआ। तो हाँ ये बंद वक्र है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। हमें आकृतियां ड्रॉ करनी है कुछ। देखो ए पार्ट में क्या पूछा है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। अब देखो हमें एक वक्र बनाना है और वो भी कैसा होना चाहिए, बंद वक्र, यानी कि क्लोज्ड फिगर हमें बनानी है। यहाँ हम यहाँ बनाते हैं एक क्लोज्ड फिगर, बन गई। या फिर ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, ये ऐसे करके हमने कोई भी फिगर बना दी, ये भी क्लोज्ड है। अब इसमें इन्होंने शर्त बोली कि बंद वक्र तो होना चाहिए पर बहुभुज नहीं होना चाहिए। बहुभुज मतलब जो भुजाओं से मिलके बना है। देखो क्या इसमें कोई भी भुजा आ रही है, नहीं आ रही, कोई इसमें भुजा नहीं आ रही। ऐसे ही हमने ये वाली आकृति ली थी, इसमें भी कोई भुजा नहीं आ रही, तो ये बंद वक्र है लेकिन एक बहुभुज नहीं है। अब बी पार्ट में क्या पूछा है, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। रेखाखंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट। जैसे ये एक रेखाखंड है, इसके दोनों अंत्य बिंदु क्या होते हैं, निश्चित होते हैं दोनों अंत्य बिंदु, तो उसे क्या हम कहते हैं, बंद रेखाखंड। तो भी कह रहे हैं कि केवल रेखाखंड से बनी हुई खुली आकृति। देखो ये आकृति ऐसे भी हो सकती है, ये रेखाखंड है, ये आकृति ऐसे भी हो सकती है, और ये आकृति ऐसे भी हो सकती है। ऐसे ही हमने एक आकृति ली है ये वाली, तो ये रेखाखंड है। कितने रेखाखंड का प्रयोग हो रहा है इसमें, 1, 2 एंड 3, 3 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति हो गई है। अब सी पार्ट में देखते हैं, 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। क्या आप बताइए कि 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज है। चलिए बना के देखते हैं कि बन सकता है या नहीं बन सकता। देखो एक भुजा हमने यहाँ पे ली, दूसरी भुजा हमने यहाँ ली, तो क्या कोई बहुभुज बना, नहीं बना। बहुभुज क्या होता है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। तो 2 भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वक्र के बारे में। वक्र तो आपको समझ आ गया। फिर वक्र में हमने पढ़ा था कि वक्र के 3 पार्ट होते हैं, पहला आंतरिक भाग, दूसरा वक्र की परिसीमा पर, और तीसरा हमने पढ़ा था वक्र का बहिर्भाग। अब उसके बाद हमने वक्र का क्षेत्र पढ़ा था। वक्र का क्षेत्र क्या होता है, वक्र का क्षेत्र होता है, जैसे ये वक्र बना हुआ है तो वक्र की परिसीमा से लेकर वक्र के अंदर तक, यानी कि अभ्यंतर वाला भाग, ये जो पूरा भाग है ये वक्र का क्षेत्र होता है। तो वक्र का क्षेत्र भी आपको समझ आया होगा। ऐसे ही अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।